नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं सत्येंद्र कनौजिया। आपको दिखाएंगे 25 खबरें फटाफट, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुंबई से गायब हुए 3 युवकों में से एक को महाराष्ट्र एटीएस ने ढूंढा। वाजिद शेख से कड़ी पूछताछ के बाद एटीएस ने छोड़ा। आज 2 दिन के रूस दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री। रूसी सबमरीन और कोमोव हेलीकॉप्टर समेत कई रक्षा समझौतों पर लग सकती है मुहर। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन। एंटी करप्शन और विसल ब्लोअर बिल राज्यसभा में होंगे पेश। वेंकैया नायडू ने की विपक्ष से सहयोग की अपील। बहू की हत्या के आरोप में जीतन राम के दामाद और नाती गिरफ्तार। मृतका सोनी देवी के पिता ने दर्ज कराई थी एफआईआर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद का विवादास्पद बयान। पाकिस्तान को कहा अपना मुल्क। और अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिलरी क्लिंटन पर भद्दी टिप्पणी। डिबेट के दौरान बाथरूम ब्रेक को बताया घिनौना। मुंबई से गायब 3 युवक अयाज सुल्तान, मोहसिन शेख और वाजिद शेख आईएस में शामिल हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई थी मुंबई पुलिस ने। लेकिन इनमें से एक युवक को मुंबई पुलिस ने पकड़ लिया और उसने पूछताछ की। तीनों मुंबई के मालवनी इलाके के रहने वाले हैं। एटीएस का मानना है कि तीनों को आईएस में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है। मुंबई से गायब हुए 3 लड़कों में से एक अब्दुल वाजिद शेख को महाराष्ट्र एटीएस मुंबई लेकर आई। मुंबई लाकर वाजिद शेख से एटीएस ने घंटों पूछताछ की और उसके बाद उसे छोड़ दिया। हालांकि वाजिद से एटीएस आगे भी पूछताछ करती रहेगी। अब भी वाजिद शेख के 2 दोस्तों की तलाश महाराष्ट्र एटीएस को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन की रूस यात्रा पर जा रहे हैं। मोदी की इस रूस यात्रा को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा। Our trade with Russia today is last year was a shade below $10 billion, and we hope in the next 10 years to really take it up to $30 billion. So expanding trade is a very big priority. माना जा रहा है इस दौरान रूस में बने अत्याधुनिक तकनीक वाले न्यूक्लियर सबमरीन खरीद के समझौते के लिए रूस को भारत मनाने की कोशिश करेगा। मेक इन इंडिया के तहत भारत कुछ सबमरीन लीज पर लेने के साथ भारत में ही उनका निर्माण करना चाहता है। इसके अलावा के-2260 हेलीकॉप्टर यानी कोमोव हेलीकॉप्टर्स की डील पर भी मुहर लग सकती है। कोमोव 2 इंजन वाले ऐसे हेलीकॉप्टर हैं जो रेगिस्तान से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक खोज बचाव और गश्ती मिशन को अंजाम दे सकते हैं। दोनों देशों के बीच एक और बड़ा सौदा 149 BMP-2 बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर है। सामरिक समझौते के अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए रूस का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा। इन सब के अलावा दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने आखिरी दिन जरूरी बिलों को पास कराने में मदद की अपील की है विपक्षी दलों से। भ्रष्टाचार निरोधी बिल और विसल ब्लोअर बिल को आज राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट राज्यसभा में पास हो गया है। ऐसे में इस बिल को देश की संसद से मंजूरी मिल गई है, क्योंकि यह बिल निचले सदन लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। राज्यसभा से पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही बिल कानून की शक्ल अख्तियार कर लेगा। निर्भया के माता पिता ने जुवेनाइल जस्टिस बिल पारित होने पर खुशी जाहिर की है। उनका यह भी कहना है कि निर्भया को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। हमारी लड़ाई सफल तो नहीं हुई। हमारी लड़ाई तो तभी सफल होगी जब सबको फांसी होगी। लेकिन ये है कि जिस वजह से ये बाहर आया, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा कोई करके बाहर नहीं आएगा, उसको सजा जरूर मिलेगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली को निशाने पर लेने के लिए बीजेपी कीर्ति आजाद के खिलाफ कड़ा एक्शन ले सकती है। सूत्रों की माने तो नरेंद्र मोदी अरुण जेटली के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम से बेहद खफा हैं और कार्रवाई के लिए उन्होंने हरी झंडी दे दी है। आज संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो रहा है, जिसके बाद आजाद के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। बीजेपी की बिहार इकाई भी कीर्ति आजाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। सुशील मोदी ने कहा है कि बिहार बीजेपी पूरी तरह जेटली के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में परहेज नहीं होना चाहिए। डीडीसीए को लेकर संसद में मंगलवार को भी जमकर हंगामा हुआ। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने जेटली के इस्तीफे की मांग के साथ हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई कुछ वक्त के लिए स्थगित भी कर दी गई। पीएम मोदी ने वित्त मंत्री जेटली को डीडीसीए गड़बड़ी मामले में निर्दोष बताया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में मोदी ने कहा कि हवाला केस में आडवाणी जिस तरह बेदाग निकले थे, जेटली भी उसी तरह बेदाग साबित होकर निकलेंगे। बीएसएफ विमान दुर्घटना में शहीद सभी 10 जवानों को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह इस श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहेंगे। शहीद जवानों का शव सुबह 8 बजे सफदरजंग अस्पताल से सफदरजंग एयरपोर्ट लाया जाएगा, जहां पहुंचकर राजनाथ सिंह देश के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली में मंगलवार सुबह रांची जा रहा बीएसएफ का एक विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई। यह हादसा दिल्ली के द्वारका के पास बागडोला गांव के पास हुआ। विमान का नाम सुपर किंग B-200 था, जिसमें बीएसएफ की इंजीनियरिंग टीम दिल्ली से रांची जा रही थी। बताया जा रहा है रनवे के करीब ही विमान एक दीवार से जा टकराया और हादसे का शिकार हो गया। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस मामले में जांच के आदेश की बात कही है। चिंता का विषय है कि ये हमारा जो बीएसएफ का ब्रेवो जहाज था, ये टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश कर गया और उसमें दुख की बात यह है कि जो सब 10 लोग थे पायलट समेत, उन सभी की मृत्यु हो गई है। अब यह जांच का विषय है कि सिक्योरिटी में या क्या कारण रहे, या भी माननीय गृह मंत्री जी भी वहां पहुंच गए हैं और हमारे सभी डीजीसी के सभी अधिकारी वहां पहुंच गए। जांच के बाद ही हम अगला विषय बता पाएंगे कि आखिरकार ये लैप्स क्यों हुआ, क्या कारण रहे हैं इसके। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर जाएंगे। राहुल गांधी 2 दिन अमेठी में रहेंगे। राहुल आज नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से मुलाकात करेंगे और आज ही वे जगदीशपुर में न्याय पंचायतों के अध्यक्षों से भी मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान को अपना मुल्क बताकर खलबली मचा दी है। मंगलवार को श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करते हुए मुफ्ती ने कहा वो अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। हालांकि बाद में सूचना आयुक्त ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के इस बयान पर सफाई दी और कहा कि सीएम का कहने का मतलब था आप अपने मुल्क के पाकिस्तान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। बिहार पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दामाद योगेंद्र मांझी और नाती विक्की मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। मांझी के नाती विक्की को पत्नी की हत्या के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मांझी की बड़ी बेटी सुनैना देवी को भी हत्या के आरोप में नामजद किया है। पिछले शनिवार को विक्की की पत्नी सोनी की हत्या कर दी गई थी। सारा बात हम अपने प्रशासन को बता दिए हैं। क्या बताना, जो भी बात आपको पूछना है आप प्रशासन से बात करें। किस परिस्थिति में यहाँ पे आए हैं, कैसे हत्या केस है, क्या? अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में बतौर रिपब्लिकन उम्मीदवार आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक हिलेरी क्लिंटन पर बेहद भद्दी टिप्पणी की है। एक टीवी शो में चर्चा के दौरान ट्रंप ने कहा कि एक डिबेट में हिलेरी क्लिंटन का बाथरूम ब्रेक लेना घिनौना था। मैं जानता हूं कि वे कहां गई थी, ये घिनौना है और मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। चलिए अब खबरें विस्तार से।
मुंबई से गायब हुए 3 लड़कों में से एक अब्दुल वाजिद शेख को महाराष्ट्र एटीएस मुंबई लेकर आई है और मुंबई लाकर वाजिद शेख से एटीएस ने घंटों पूछताछ की और उसके बाद उसे छोड़ दिया। हालांकि वाजिद से एटीएस आगे भी पूछताछ करती रहेगी। अब भी वाजिद शेख के 2 दोस्तों की तलाश महाराष्ट्र एटीएस को है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने आशंका जताई थी कि मुंबई से गायब 3 युवक अयाज सुल्तान, मोहसिन शेख और वाजिद शेख आईएस में शामिल हो सकते हैं। ये तीनों मुंबई के मालवनी इलाके के रहने वाले हैं। एटीएस का मानना है कि तीनों को आईएस में शामिल होने के लिए ब्रेन वॉश किया गया है। खबर दिल्ली से, जहां बीती रात बदमाशों ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। पुरानी दिल्ली के कौड़िया पुल के पास मारुति सुजुकी सवार बदमाशों को पुलिस ने जब रोका तो उन्होंने फायरिंग कर दी। बाद में पुलिस ने उनका पीछा किया और एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी के 3 भागने में कामयाब रहे। पुलिस के मुताबिक चारों चोरी का सामान लेकर जा रहे थे। शक होने पर पुलिस ने उन्हें रोका तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने गाड़ी से टक्कर मारी, इन्होंने गोली का फायर खोल दिया और हमारी गाड़ी में गोली लगी है, शीशे में गोली लगी है और आगे शीशा टूट गया। और उसके बाद हमने कंट्रोल रूम को मैसेज दिया और ये बतलाया कि आगे गाड़ी नंबर ये है 800, इसमें चोरी का माल है और गोली चलाते हुए हमारे ऊपर उन्होंने फायर कर दिया है और अगली गाड़ी को अलर्ट किया जाए। बदमाश 4 थे। चारों पकड़े गए हैं? नहीं, एक पकड़ा गया, 3 भाग गए हैं। आगे बढ़ते बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की। मोदी आज 2 दिन के रूस दौरे पर रवाना होंगे। पीएम दोपहर 1 बजे विशेष विमान से रूस के लिए रवाना होंगे और शाम 7:30 बजे रशिया पहुंचेंगे। पीएम की 2 दिवसीय रूस यात्रा सामरिक, व्यापारिक और राजनीतिक नजरिए से काफी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है इस दौरान रूस में बने अत्याधुनिक तकनीक वाले न्यूक्लियर सबमरीन खरीद के समझौते के लिए रूस को भारत मनाने की कोशिश करेगा। मेक इन इंडिया के तहत भारत कुछ सबमरीन लीज पर लेने के साथ कुछ का निर्माण भारत में ही करना चाहता है। इसके अलावा KA-2260 हेलीकॉप्टर यानी कोमोव हेलीकॉप्टर्स की डील पर भी मुहर लग सकती है। कामोव 2 इंजन वाले ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो रेगिस्तान से लेकर ऊंचे पहाड़ों तक खोज, बचाव और गश्ती मिशन अंजाम दे सकते हैं। दोनों मुल्कों के बीच एक और बड़ा सौदा 149 BMP-2 बख्तरबंद गाड़ियों का है। युद्ध के कैसे भी हालात हों, ये बख्तरबंद गाड़ियां दुश्मन के हमले से बचाव की गारंटी हैं। सामरिक समझौते के अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए रूस का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा। इन सब के अलावा दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा होगी। चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यह बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या शेड्यूल रहने वाला है। रशिया में 23 दिसंबर दोपहर 1 बजे यहां से रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को के लिए। रूस की राजधानी पालम एयरपोर्ट से एयर इंडिया का जो विशेष विमान है उससे रवानगी होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और शाम 7:30 बजे वो मॉस्को पहुंचेंगे। रूस की राजधानी जहां तमाम हाई प्रोफाइल एंगेजमेंट्स हैं उनके। रात 10:30 बजे मॉस्को में एक डिनर होगा जिसमें शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर उसके बाद तमाम बायलैटरल एंगेजमेंट्स हैं जहां तमाम एग्रीमेंट्स पे चर्चा होगी। 24 दिसंबर उनके दौरे का दूसरा दिन दोपहर 12:30 बजे एक फैसिलिटी अमेरिकोम का दौरा करने वाले हैं नरेंद्र मोदी। उसके बाद शाम 5:10 पर अज्ञात सैनिकों की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे नरेंद्र मोदी और शाम 5:30 बजे माफ कीजिएगा रूस के पुतिन के साथ सालाना द्विपक्षीय बातचीत बायलैटरल टॉक्स होने वाली हैं और रात 7:45 पर दोनों देशों के जो सीईओज हैं उनके साथ एक बैठक होने वाली है। रात 8:45 पर तमाम जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं, द्विपक्षीय समझौते हैं, उन पर दोनों देशों के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष, वो दस्तखत करेंगे और रात 9 बजे पुतिन के साथ एक साझा स्टेटमेंट होने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। रात 10 बजे एक्सपो सेंटर में फ्रेंड्स ऑफ इंडिया का एक इवेंट है जिसे संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना। अब हम नजर डालने जा रहे हैं उन तमाम समझौतों पर जो इस विजिट के दौरान मुमकिन हो सकते हैं। अत्याधुनिक तकनीक वाले जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, पनडुब्बियां हैं, उन पर डील हो सकती है, बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है ये डील। रशियन मेड न्यूक्लियर सबमरीन्स को भारत लीज पर लेने की कोशिश करेगा और साथ ही कुछ को भारत में भी बनाने की बात है। रशिया जो है इस डील में काफी अरसे से आनाकानी कर रहा है तो भारत मनाने की कोशिश करेगा। हेलीकॉप्टर कामोव की खरीद पर भी
इस विजिट के दौरान समझौता हो सकता है नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच। 200 कामोव रूस से लेने के लिए यह समझौता होगा। 200 ऐसे जो कामोव विमान हैं वो लेने के लिए समझौता होगा और ये 200 कामोव भारत में बनाने के लिए डील फाइनलाइज हो सकती है। 5 रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स की डील की भी बात सामने आ रही है और कुडनकुलम में जो 5वां और 6ठा रिएक्टर है उसे शुरू करने की भी डील है। पहले जो 2 रिएक्टर्स हैं वो भी रशिया मेड हैं। आंध्र प्रदेश में न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की डील हो सकती है। सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के तहत यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए रूस का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा भारत। बहुत महत्वपूर्ण है ये। जयशंकर ने कहा भी था कि रशिया कमिट कर चुका है। आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर भी चर्चा होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। आईएसआईएस के खिलाफ हमले कर रहा है रूस इस वक्त सीरिया में। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की पहल भी हो सकती है दोनों देशों के बीच में। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस बिल की, जो तमाम जद्दोजहद के बाद कल राज्यसभा से आखिरकार पास हो गया, जिसके बाद जघन्य अपराधों में नाबालिग अपराधियों की उम्र जो है वो 18 से घटाकर 16 बरस कर दी गई है। यानी अब ऐसे मामलों में आरोपी को जुवेनाइल होने का यानी नाबालिग होने का फायदा नहीं मिल सकेगा। जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा में बगैर किसी संशोधन के पास हुआ। यह बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है और अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। इस बिल के तहत अधिकतम सजा का प्रावधान 10 साल रखा गया है। बिल में सजाए मौत और उम्र कैद का प्रावधान नहीं है। बिल पर चर्चा के वक्त दिल्ली गैंगरेप पीड़िता निर्भया के माता पिता भी मौजूद थे। हमारी लड़ाई सफल तो नहीं हुई। हमारी लड़ाई तो तभी सफल होगी जब सबको फांसी होगी। लेकिन ये है कि जिस वजह से ये बाहर आया तो हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा कोई करके बाहर नहीं आएगा, उसको सजा जरूर मिलेगी। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से तो खुश हूँ कि एक बिल ऐसा पास हुआ कि आज आने वाले भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। एक तो जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो क्राइम न करके बल्कि अच्छा कुछ करना चाहेंगे और देश की महिलाएं बच्चियां सब सुरक्षित होंगी। और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जुवेनाइल जस्टिस बिल पारित होने पर खुशी जताई है। तो निर्भया को तो न्याय नहीं दिला पाया, लेकिन निर्भया के बलिदान ने एक बार फिर ऐसी बहुत सारी निर्भयाओं को न्याय दिलाने की प्रक्रिया आसान कर दी है। और जुवेनाइल जस्टिस बिल जो पास हुआ है, अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, डीसीडब्ल्यू इसका स्वागत करता है। और इससे पहले जुवेनाइल जस्टिस बिल पर राज्यसभा में जबरदस्त चर्चा हुई। बहस के दौरान इंसाफ की गुहार लगा रहे निर्भया के माता पिता भी दर्शक गैलरी में मौजूद थे। कुछ सांसदों ने जहां बिल का समर्थन किया तो कुछ इस राय के थे जो कि तमाम सांसदों से अलग थी। निर्भया के नाबालिग दोषी के रिहा होने के चलते देश में जो माहौल बना, उसने राज्यसभा के सदस्यों को इस पर चर्चा को मजबूर कर दिया। The proposed reduction from 18 to 16 years for the purpose of allowing a juvenile to go to jail if it is perceived that he committed a heinous crime. बहस की शुरुआत करते हुए सदन में विपक्ष के नेता ने कहा कि निर्भया के माता पिता सिर्फ बेटी को न्याय दिलाना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि अब ऐसा अपराध किसी के साथ ना हो। समाज में इस तरह की घटनाएं भी होती हैं जिसके चलते हम अगर विदेश में जाएं तो हमें मुंह छुपाना पड़ता है कि आज भी हमारे देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं। Taken out a gun, bought a gun and shot the person. I say this with all responsibility. I don't know, sir, but my mind is inclined. I would have probably taken out a gun and shot the person. हालांकि ऐसे सदस्यों की कमी नहीं दिखी जो कानून में संशोधन से सहमत नहीं हैं। If a juvenile commits a heinous crime, it is a reflection that we as a society have failed, and we should find humane and sensitive ways of preventing such acts. कि उसकी मेंटल स्टेटस क्या थी और कॉन्सिक्वेंस वो समझ रहा था कि नहीं समझ रहा था, रेप का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा और सर्कमस्टांसेस क्या थे जिसमें उसने रेप किया। Can there be a circumstance justifying committing rape? According to me, it should not pass. Why not? There's nothing wrong with Juvenile Justice Act. Perfectly.
16 से 18 साल के नाबालिग अपराधी पर भी एडल्ट क्रिमिनल की तरह केस चलेगा। देश के हर जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनेगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड तय करेगा कि किसी अपराधी को सुधार गृह भेजा जाए या नहीं। जांच में अपराधी की मानसिक और शारीरिक स्थिति की पड़ताल की जाएगी। इसके बाद कोर्ट तय करेगा कि मुकदमा एडल्ट की तरह चले या नहीं। राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिहार पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के दामाद योगेंद्र मांझी और नाती विक्की मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। मांझी के नाती विक्की को पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मांझी की बड़ी बेटी सुनैना देवी को भी हत्या के आरोप में नामजद किया है। दरअसल पिछले शनिवार को विक्की की पत्नी सोनी की हत्या कर दी गई थी। गया की पुलिस के मुताबिक 19-20 दिसंबर की रात को विक्की की पत्नी सोनी देवी की हत्या कर दी गई और अगली सुबह विष्णुपद घाट पर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। सोनी देवी के पिता रामदेव मांझी ने इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बेटी की हत्या कर सबूत मिटाने का आरोप लगाया था। सारा बात हम अपने प्रशासन में बता दिए हैं। क्या बताएं? जो भी बात आपको पूछना है प्रशासन से बात करें। किस परिस्थिति में यहाँ पे आए हैं? और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजो का। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाकई इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता, लेकिन दूसरों के दुख और दर्द को अक्सर वही लोग महसूस कर पाते हैं जो खुद उसका शिकार हुए हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र की रहने वाली एक बेटी की। जब जुल्म के इंतहा हो गई तो उसके जीने का मकसद ही खो गया, लेकिन दूसरों की तकलीफ और दर्द देखकर उन्हें दूर करने को ही उसने जीवन का लक्ष्य बनाया और आज वो 1000 से ज्यादा अनाथ बच्चों की मां है। मिली आज के एपिसोड में महाराष्ट्र की सिंधु ताई से। ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। दूध में पकाए चावल तो उसे खीर कहते हैं, मोहब्बत में खाए ठोकर तो उसे तकदीर कहते हैं। लकीर की फकीर हो मैं उसका कोई गम नहीं, नहीं धन तो क्या हुआ इज्जत तो मेरी कम नहीं। ये पुणे में रहने वाली सिंधु ताई सपकाल हैं, जिन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहते हैं। इस मां के आंचल में समाये बच्चों की संख्या 1000 से भी ज्यादा है। इन झुर्रियों में दर्द और सफलता की एक लंबी दास्तान छुपी है। जिंदगी के कड़वे अनुभवों को पाठशाला बनाकर नए अध्याय लिखने वाली इस महिला को जन्म पर नाम मिला था चिंधी। चिंधी से सिंधु ताई बनने का सफर मुंबई की फिल्मों से कहीं ज्यादा प्रेरक है। महज 9 साल की उम्र में शादी हो गई थी। 2 बेटों को जन्म देने के बाद चारित्रिक आरोप लगाकर 1972 में पति ने घर से निकाल दिया। उस वक्त वो गर्भवती थी और उम्र 20 साल। माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका था, लिहाजा कोख में पल रहे बच्चे को जन्म देने के लिए छत नहीं थी। 20 बरस की उम्र थी और 10 दिन के बच्चे, और मेरा गया के गोठे में तबेले में मेरे बच्चे का जन्म हुआ था। मैंने जन्मे हुए बच्चे का जन्मलाल मैंने पत्थर से तोड़ा और उसको लेके मैं ढूंढ रही थी, बस रेलवे में भीख मांगती थी। ओटीसी में मेरा 1 नंबर शत्रु था, वो मेरे को पकड़ता था, ये भाई टिकट नहीं, टिकट विदाउट टिकट, हाँ बाबा उतरो नीचे, अरे उतरो तो उतरो, दूसरी गाड़ी अपने बाप की, ये नहीं तो और सही करके मैं चलाती थी। और रात को डर लगता था तो शमशान में जाती थी।
संसार तो मेरा वही खत्म हो गया, मैंने दूसरा ये बच्चों का संसार शुरू किया बेटा। बेटी को जन्म तो दिया लेकिन मंदिर में छोड़ा क्योंकि खाने को मोहताज थी। मजदूरी करके खुद की भूख मिटाई तो बेटी से दूर रहने का दर्द हर दम सालता रहा। सिंधु ताई ने इस दर्द को दूर करने का संकल्प लिया। खुद की बेटी ही नहीं बल्कि ऐसे दूसरे बच्चों को छत मुहैया कराने का सपना देखा। सबसे ज्यादा कुछ होगा दुनिया में तो पेट की भूख है। मेरे को इतनी भूख लगी थी कि रास्ते के पत्थर चबा के खाऊं क्या ऐसा लगता था, मगर पत्थर खाने की ताकत नहीं थी ना। और जब खाने को कुछ नहीं होता तब ज़्यादा भूख लगती है बेटा। इसलिए मैंने सोचा कि अरे इतनी भूख लग गई तो चलो और भी कोई भूख है क्या ढूंढते हैं और बांट के खाते हैं। तो मैं ढूंढ के बच्चे कैसे लाते थे, स्टेशन पर स्टैंड पर रोते थे बच्चे, छोड़ के जाते थे कोई। मैं वही सोचती थी कि मेरी किसको ज़रूरत है, मैं उसको उठाती साथ में लेती। और चिखलदरा में थी मैं पहले, अमरावती जिला में। मैं आदिवासी ने झोपड़ी बना के दिया था मेरे को, उसमें रहती थी। धीरे धीरे बढ़ गया रे बेटा, कुछ नहीं था मेरे पास, 2 हस्तक 3रा मस्तक। मगर अभी मेरे को डर लग रहा है पीछे देखते, इतना तो बड़ा नहीं होना था। और 42 सालों की मेहनत के बाद आज वो सन्मति बाल निकेतन की मुखिया हैं। इनका अनाथालय महाराष्ट्र की 5 बड़ी संस्थाओं में शुमार है, तो 200 से ज्यादा अवार्ड इनके खाते में। जीती जागती इस मिसाल को फिल्मी पर्दे पर उतारा गया तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। देश के प्रथम नागरिक से लेकर बॉलीवुड के सरताज तक सभी ने इनकी कोशिशों को सराहा। तो बेटी ममता अब मां के मकसद को आगे बढ़ा रही है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। मैं उस भगवान की पूजा करता हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। वाकई लोगों की मदद से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और विवेकानंद के इस संदेश को आगे बढ़ा रही हैं सिंधु ताई जैसी महिलाएं। कल आपको मिलवाएंगे राजस्थान की एक बेटी से जिसने मेहनत की कलम से लिख डाली अपनी तकदीर की इबारत। बस आप देखना न भूलें, अब के बरस मोहे बिटिया ही दीजिए। Years ago, we